Good morning to all. In this video lecture, we are going to discuss about spermatogenesis. That is the extended portion of gametogenesis. Actually, gametogenesis is related with the formation of gamete. And in this video lecture, we are going to study about the formation or genesis of spermatozoa or sperm. That is the male gamete. So, this ये प्रोसेस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है. स्पर्मेटोजेनेटिक प्रोसेस इज हाईली कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली प्रोसेस होता है. इसमें इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स होती हैं एंड दिस इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वे कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है. इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड होते हैं, डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं इससे रिलेटेड, उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है मेयोसिस. मेयोसिस के थ्रू एक हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंडिविजुअल में हैप्लॉइड स्टेज का जनरेशन होता है और हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से एक जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है नेचर में, जिसकी वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है. या इवोल्यूशन प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द स्पीशीज. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बेसिकली टेस्टिस जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. टेस्टिस की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें देर आर वन पेयर ऑफ टेस्टिस दैट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक. इनर लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, आउटर लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेजाइनलिस. ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है. स्पर्म्स जो टेस्टिस होती है इसमें काफ़ी सारे लोब्यूल्स होते हैं, सेप्टास के थ्रू ये डिवाइडेड रहती है लोब्यूल्स में, एंड ईच लोब्यूल कंटेन सम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. Seminiferous tubules are the actual site where the spermatogenesis process takes place. So, the number of lobules, number of septa, and the number of seminiferous tubules are vary according to the species. In this picture, we can clearly see tunica albuginea, tunica vaginalis, and septas that divide the testes into various lobules, and each lobule contain seminiferous tubules. In this picture also we can clearly see the seminiferous tubules here is present and tunica vaginalis and tunica albuginea is here. So this picture is actually 40x पे है और यहाँ पे हम सेल्स को देख पा रहे हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस में रिलेटेड होती हैं. सो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप ऑफ सेल्स जो थी ये प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं और उसके रेगुलेशन से रिलेटेड होती हैं. स्पर्मेटो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें 2 तरह की सेल्स हैं. एक तो होती हैं जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स स्पर्म के जनरेशन से रिलेटेड होती हैं, एंड दूसरी टाइप की सेल्स होती हैं सर्टोली सेल्स. ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं इसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं. इसके अलावा लीडिंग सेल्स होती हैं. ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं ये रेगुलेशन से रिलेटेड होती हैं. यहाँ से हार्मोन्स का रिलीज होता है. इन हार्मोन्स के रिलीज के रिस्पॉन्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रन करता है. यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं सर्टोली सेल्स प्रेजेंट हैं. इसके अलावा स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जिन्हें हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, तो जर्म सेल्स होती हैं दीज आर एक्चुअली दिस इज टाइप ऑफ प्राइमोडियल जर्म सेल्स. यानी जो गोनाड्स होते हैं उनकी अगर हम मेम्ब्रेन को देखें तो गोनाड्स की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, और ये क्यूबिडल शेप में होती है और इनमें वे स्पेसिफिक सेल्स जो गैमेट्स के प्रोडक्शन में पार्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स. दीज आर एक्चुअली स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव द प्रॉपर्टी फॉर द कंटिन्यूअस डिवीजन एंड सेल्फ रिन्यूइंग प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इनमें मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, इसके साथ ही अपने आप को अपनी जैसी सेल्स को भी फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हम देखेंगे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं और स्पर्मेटिड्स होती हैं. सो इस तरह से जो होती हैं ये पूरा स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस रन करता है. तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, ए, आई एंड बी. एंड दीज स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को हम दीज सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ एंड कलर ऑफ न्यूक्लियस. तो इनके बेस पे हम इन 3 टाइप की सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ए स्पर्मेटोगोनियल सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू आई एंड आई इज द एक्चुअली इंटरमीडिएट सेल्स. बेसिकली स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ए एंड बी ये होती हैं. आई इज द इंटरमीडिएट फेज.
तो A get converted into B through the spermatogonia I phase. Then spermatogonia get converted into spermatocytic phase. There are two types of spermatocytes, primary spermatocytes and secondary spermatocytes. And these spermatocytes पे further convert होती हैं spermatids में. एंड दीज स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. इनका एक्चुअल में मॉर्फोजेनेसिस, इनका एक्चुअल डिफरेंशिएशन होता है वर्किंग और फंक्शनल मोटाइल स्पर्म्स में. दिस इज नोन एज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टोली सेल्स नरिशमेंट से रिलेटेड होती हैं. नरिशमेंट काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं, लार्ज न्यूक्लियस इनका प्रेजेंट होता है और नरिशमेंट जो होते हैं इनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रोवाइड कराती हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ स्पर्मेटिड्स जो होते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, जबकि कुछ स्पर्मेटोजोआ जो होती हैं ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रुप में प्रेजेंट रहती हैं. तो ये इसमें डिप्ड रहती हैं और यहाँ से नरिशमेंट को प्रमोट करती हैं. जैसे इनका मैचुरेशन होता है ये फिर यहाँ से ल्यूमन जो होती है सेमिनिफेस्टिग्यूल्स की ल्यूमन में जाती हैं और इस प्रोसेस को सर्टोली सेल से ल्यूमन में जो एंटर होती हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन. ठीक है, तो आगे की स्लाइड्स में हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये 3 फेजेस में डिफरेंशिएट हुआ है, स्पर्मेटोगोनियल फेज, स्पर्मेटोसाइट फेज एंड स्पर्मेटिड फेज. यहाँ पे आप क्लियरली हर तरह की सेल्स को देख पा रहे हैं. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस फेज में जो स्पर्मेटोगोनियल फेज होते हैं दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द माइटोसिस, जहाँ पे कि हम सेल्स के नंबर के इंक्रीज होने की बात करेंगे. हर एक सेल्स जो होती हैं डिप्लॉइड इन नेचर होती हैं. स्पर्मेटोसाइटिक फेज जो होती हैं ये रिडक्शनल डिवीजन होता है. यहाँ पे जो स्पर्म्स होती हैं उनका क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है. देन स्पर्मेटिड फेज आती हैं. स्पर्मेटिड में हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करते हैं. सो एज अ होल स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, स्पर्मेटोसाइटोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मेटोसाइटोसिस फेज में हम स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 फेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. So this slide representing the spermatocytosis. स्पर्मेटोसाइटोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है मल्टीप्लिकेशन फेज. इस फेज में हम देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के थ्रू इनका नंबर इंक्रीज होता है. इनमें से कोई एक सेल की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है ग्रोथ फेज के थ्रू. तो यहाँ पे इसका ग्रोथ इसकी इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है और इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ तक ग्रोथ फेज जो होती है दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस. अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की या oogenesis की, ग्रोथ फेज जो होती है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है. इसके बाद होता है रिडक्शन डिवीजन. तो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन जो होता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, उसके थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सिंथेसिस होता है. एंड सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है. एंड अल्टीमेटली 1 स्पर्मेटोसाइट गेट कन्वर्टेड इनटू 4 स्पर्मेटिड्स दैट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. प्राइमरी जो मैचुरेशन डिवीजन होता है यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है, जबकि सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन में क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग होती है. स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनेल की हम बात करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनेल्स में डिफरेंशिएशन होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है ये आपके लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो होती है ये नॉन फंक्शनल होती है, नॉन मोटाइल होती है, जबकि ये आपकी मोटाइल स्टेज में कन्वर्ट होती है. एक्चुअल में जो ये कन्वर्जन होता है दैट इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ स्पर्म. अगर हम स्पर्म के फंक्शन को देखते हैं तो स्पर्म का मेन फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है वही चीज़ें प्रेजेंट होती है, बाकी सारी चीज़ें डीजनरेट हो जाती हैं. जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ये ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो डीएनए जो होता है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है. लाइक इसमें से वाटर का लॉस हो जाता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है. इसके अलावा जो आरएनएज हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं. शेप जो होता है उसका लॉन्ग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. पोजीशन होती है सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रिक पोजीशन है, यहाँ पे ये एक्सेंट्रिक पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है.
साइटोप्लाज्म एक पतली लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज होता है दैट इज इन द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के चेंज के लिए हम इस स्लाइड को देखना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्जी बॉडी में जो होते हैं किस तरह से चेंजेस आते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है ये एक्रोसोम के फंक्शन से रिलेटेड, एक्रोसोम के फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन, एक्रोसोम की जो फंक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम जो होता है बेसिकली इसमें कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स होते हैं, जो कि एग मेम्ब्रेन के ओवम के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसको डिसॉल्व करने के काम आता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती हैं इसमें से कुछ वेसाइकल, एक वेसाइकल जो होती है बड़ी होती है जिसे हम कहते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, और प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स में वेसाइकल, प्रो एक्रोसोमल वेसाइकल में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और ये बाकी जितने भी वेसाइकल्स होते हैं ये गोल्जी रेस्ट के रूप में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और गोल्जी बॉडी जो होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इसके अलावा आप देख सकते हैं न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम के अलावा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होती है। सेंट्रोसोम इज द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट दैट इज लाइंग नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। दिस इज प्राइमरी सेंट्रियोल एंड दिस इज सेकेंडरी सेंट्रियोल। प्राइमरी सेंट्रियोल एंड सेकेंडरी सेंट्रियोल में प्राइमरी सेंट्रियोल जो है ये एक नेक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस के जस्ट पीछे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं परफोरेटोरियम। तो परफोरेटोरियम में यहाँ पे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बेसिकली क्लीवेज डिवीजन से रिलेटेड होता है। जब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जब डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो क्लीवेज डिवीजन होते हैं उन क्लीवेज डिवीजन को स्टार्ट कराने के लिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जरूरी होता है। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ये एक्सोनियम का फॉर्मेशन करवाता है, स्पिंडल फॉर्मेशंस करवाता है, जिसकी वजह से डिवीजन जो होते हैं ये कंप्लीट होते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये रिलेटेड होता है एक्सोनियम के फॉर्मेशन से, एंड दिस एक्सोनियम इज बेसिकली रिलेटेड विद द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है, 9+2 अरेंजमेंट में होती है, मिडिल पीस से लेकर टेल में प्रेजेंट रहती हैं, और टेल में जो होती है बेसिकली एक्सोनियम और साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट होता है, तो ये मोटिलिटी से रिलेटेड होती है। सो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस होते हैं टाइम बाउंड प्रोसेस होता है, यानी हर एक स्पीशीज का अपना एक टाइम होता है। ह्यूमंस के केस में देखते हैं तो दिस इज ऑफ 64 डेज, और सबसे लॉन्ग फेज होती है इसमें ग्रोथ फेज होती है। इस पे डिपेंड करता है स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस होते हैं वो कितना लंबा होने वाला है। नाउ हियर वी कैन सी क्लियरली अ पिक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्म जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, हेड और नेक के हेड एंड मिडिल पीस के बीच में एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं नेक रीजन। ठीक है, तो हमने इसके फंक्शनलिटी में देखा कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए किन किन ऑर्गेनेल्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होता है, यहाँ पे एक नेबनकन शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि एक्सोनियम के चारों तरफ होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ नेबनकन शीट जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए होता है। सेकेंड, ट्रांसफर के लिए जेनेटिक मटेरियल हो गया, एनर्जी हो गई। थर्ड जो पार्ट आता है दैट इज मोटिलिटी। तो मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक्सोनियम एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टेल। टेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो मेन पार्ट होता है, दूसरा इसका एंड पीस होता है। तो मेन पोर्शन जो होता है इसमें एक्सोनियम के साथ साथ में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जबकि जो डिस्टल एंड होता है दैट इज नोन एज एंड पीस, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट एक्सोनियम प्रेजेंट रहती है। तो हम देख सकते हैं स्पर्म जो होती है ये दिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल। ठीक है, स्पर्म इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स जिसमें कि स्टोर्ड फूड मटेरियल कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह का कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं है, किसी तरह की कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होती है इसके चारों तरफ, और उसका मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट और टू कैरी द पेरेंटल क्रोमोसोम एलिमेंट टू द ओवम और टू एक्टिवेट ओवम। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। स्पर्म की जो फिजियोलॉजिकल राइपनिंग होती है ये होती है एपिडिडाइमस में, यानी यहाँ पे इसमें सिर्फ मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। टेस्टिस से जो रिलेशन होता है इसका स्पर्म
सर्टोली सेल्स से जो रिलीज होता है दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्म के चारों तरफ एक कोट प्रेजेंट होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि दैट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक्चुअल में स्पर्म एंटीजन की तरह वर्क करता है। स्पर्म्स की जो सरफेस होती है उसको एडिशन से रोकता है, एडेसिवनेस जो होती है सरफेस की उसको खत्म करता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स होते हैं एक दूसरे से बाइंड नहीं होते, स्टिक नहीं होते हैं। स्पर्म की जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है वो ओविडक्ट में होती है। फिजियोलॉजिकल राइपनिंग एपिडाइडर्मिस में होती है, जबकि फंक्शनल एक्टिविटी जो होती है ये ओविडक्ट में होती है। सर्टोली सेल से स्पर्मेशन, टेस्टिस से जो इसका रिलीज होता है दैट इज नोन एज सेमिनेशन। ठीक है, सर्टोली सेल से होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। टेस्टिस से जो रिलीज होता है उसको हम कहते हैं सेमिनेशन। मेल बॉडी से जो रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एजिकुलेशन। और वेजाइना जो फीमेल बॉडी है उसमें एंटरिंग को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर द स्पर्म। इसके अलावा जो डिजीजेज होती हैं स्पर्म के टाइप से रिलेटेड हो सकती है, स्पर्म की शेप से रिलेटेड हो सकती है, उसकी मोटिलिटी से रिलेटेड हो सकती है। तो जो स्पर्म का जो टाइप होता है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो होते हैं वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप जो होती है ये न्यूक्लियस और एक्रोसोम की के बेस पे अलग अलग टाइप की होती हैं। स्पेरिकल शेप होती है टीलियोस्ट फिशेस में, लैंड शेप होती है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में, हुक शेप होता है रैट्स में, स्पाइरल होता है बर्ड्स में, और मैमल्स में होता है स्पून शेप्ड स्पर्म। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें एक कार्टेजनर ट्रायड एक सिंड्रोम होता है जो कि डाइनिन प्रोटीन से रिलेटेड होता है। हमने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एनर्जी चैम्बर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे होती है, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस जो है ये डाइनिन प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। जो एक्सोनियम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ डाइनिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। डाइनिन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। अगर डाइनिन प्रोटीन में किसी तरह का कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है तो कार्टेजनर ट्रायड सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी में काफ़ी फर्क आ जाता है। ठीक है, स्पर्म जो होती है इसको सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था और उसको सीमन में देखा था, स्पर्म सीमन में देखा था और इसको इन्होंने पैरासाइट कहा था। इसके अलावा लैरेजो स्प्लेंजानी जो होती हैं इन्होंने स्पर्म को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखा था। देन अगर हम इसी में बात करें H1 प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स को बाइंड करके रखती हैं। अगर हम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को देखते हैं तो इसकी जो नंबर होते हैं तो ये 120 मिलियन स्पर्म्स जो हैं पर डे सिक्रेट की जाते हैं, यानी 1 ml सीमन जो होता है उसमें 100 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होता है। मोटिलिटी की अगर हम बात करें तो 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट होती हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। लाइफ स्पैन जो होती है इनकी 1 to 2 डेज होती हैं इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और वैसे जो होती हैं इनको हम काफ़ी वीक्स तक जो होती है इनकी बनी रहती है इनकी लाइफ स्पैन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसकी रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड टेस्टिस या गोनाड्स हम कहें। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट इज नोन एज GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करता है और यहाँ से जो होते हैं FSH और LH का सिक्रेशन होता है। FSH हार्मोन इज नोन एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हार्मोन जो होता है ये सर्टोली जो गैमेटोजेनेटिक सेल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ये फॉलिकल्स का स्टिमुलेट करता है, जिससे की वजह से स्पर्मेटोजेनेटिक प्रोसेस जो है वो रन करता है। LH हार्मोन फीमेल्स में होता है, जबकि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH हार्मोन जो होता है ये मेल्स में होता है, और ये हार्मोन लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है। लीडिंग सेल्स जो होते हैं ये इन टर्न टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करती है, एंड द टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोएंडोस्टेरोन हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। सो फर्स्ट इट इज सिक्रेटेड बाय द जेनिटल रिज एंड देन लेटर ऑन बाय द फेटल टेस्टिस। सो
एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है, लेकिन इसका देखा गया है कि कुछ अमाउंट में ये फीटल लाइफ में भी सिक्रेट होता है और बर्थ के कुछ महीनों बाद भी इसका सिक्रेशन होता है। फीटल लाइफ में जो इसका सिक्रेशन होता है वो बेसिकली प्लेसेंटा से रिलेटेड होता है। वन हार्मोन इज रिलेटेड विद द प्लेसेंटा, दैट इज ह्यूमन कोरिनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HCG हार्मोन। ये HCG हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसाइज करवाता है इन द ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। इसके अलावा आफ्टर बर्थ कुछ लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसिस करती है, एंड आफ्टर दैट टाइम लीडिंग सेल्स जो होती हैं ये डिजनरेट हो जाती हैं और फिर से इनका जो रीएक्टिवेशन होता है ये होता है प्यूबर्टी के वक्त। तो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है और एक्टिव सेक्सुअल लाइफ जो होती है पूरे ड्यूरेशन में ये मेंटेन रहता है। सर्टोली सेल्स जो होती हैं नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करवाती हैं, एंड दीज हार्मोन्स आर एक्चुअली नोन एज इनहिबिन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के मोबिलिटी से रिलेटेड होता है। इनहिबिन हार्मोन जो होता है ये FSH और GnRH हार्मोन के नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड होता है, इनके सिंथेसिस को कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज नॉन एज मुलेरियन इनहिबिन हार्मोन, एंड दिस मुलेरियन इनहिबिन हार्मोन जो होता है ये मुलेरियन डक्ट के सिंथेसिस को रोकता है। मुलेरियन डक्ट जो होते हैं ये फीमेल गोनाड के सिंथेसिस को प्रमोट करती है। तो एक्चुअल में मुलेरियन इनहिबिन हार्मोन मेल एम्ब्रियो में फीमेल गोनाडल जो सिस्टम है उसके सिंथेसिस को रोकता है। इसके अलावा सर्टोली सेल से एक्रोमेटेज हार्मोन का सिंथेसिस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन इनटू ईस्ट्रोजन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन इसके अलावा हमारे जो गोनाड्स होते हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बात हमने की। इसके अलावा टेम्परेचर भी जो होता है इसके सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के सिंथेसिस को। तो हायर टेम्परेचर जो होता है ये इसके स्पर्मेटोजेनेसिस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसलिए टेस्टिस जो होती है ये स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है जहाँ पे कि 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड भी जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के सिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड जो होती हैं ये लाइट सेंसिटिविटी से रिलेटेड होती हैं। तो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसमें पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्यूबर्टी है वो टाइम से पहले डेवलप हो जाती है। इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि पूरा स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की सेल्स की बात करी, हमने प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझा, इसके रेगुलेशन को हमने देखा और बहुत सारे जो इसके फैक्ट्स हैं उसको हमने स्टडी किया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। इसको हमने 12th में भी स्टडी करते हैं, BSc MSc में भी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Thank you.